अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा छोटा-सा सेशन है, इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे फ़ॉर्म के साथ बाकी क्लासेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फ़ॉर्म बनाया हुआ है, ये आप अपने लैब टास्क में देख चुके हैं। ये जब आप फ़ॉर्म क्रिएट करते हैं, तो आपको वो myform.h ये क्लास क्रिएट करके देता है। ये इटसेल्फ एक क्लास है और ये इसका डिज़ाइन भी ओपन हुआ हुआ है, जिसमें हमने यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस में सेव करवाएँगे और फिर डेटाबेस से उठा के अपने इस ग्रिड व्यू में भी हम इन्फॉर्मेशन सेव करवाएँगे, जो हमने लैब में टास्क ये परफ़ॉर्म किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसके साथ बाकी क्लासेस को कैसे इंटीग्रेट करें। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक ऑप्शन पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। उसके लिए ये है कि जब आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और प्रोजेक्ट आपने वो CLI के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, यानी जिसमें आप एक फॉर्म बनाएंगे। तो आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसमें एक फॉर्म बना लिया पहले। ठीक है, जब आपने फॉर्म बना लिया तो उसके बाद जब आप इसमें अब क्लास ऐड करना चाहते हो आप, तो इस तरह राइट क्लिक करके ऐड पे जाके क्लास पे जब आप क्लिक करेंगे, तो वो जो क्लास आपको क्रिएट करके देगा वो एक मैनेज क्लास होती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए, मैनेज्ड का चेक बॉक्स जो है ये चेक हुआ हुआ है, यानी मैनेज क्लास होगी। मैनेज क्लास का मतलब ये कि इसके अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स होंगी वो सारी की सारी सिस्टम डेटा टाइप से यूज़ करेगा। और ये जो कन्वेंशन है, जो तरीक़ेकार है कोड करने का, वो ये है कि जब आप फॉर्म बनाते हैं तो उसके साथ आप मैनेज क्लास को यूज़ करते हैं। एक हमारे पास C++ में मैनेज कोड होता है और आप दूसरा कह सकते हैं कि अनमैनेज कोड होता है। तो मैनेज कोड में जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं वो सिस्टम की यूज़ हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ये मैनेज क्लिक हुआ हुआ है। अब यहाँ पे जो भी आप क्लास बनाएंगे, फिनिश का बटन प्रेस करेंगे तो जो क्लास आपको वो बना के देगा, वो उसके साथ आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर मैं इसकी हेडर फाइल ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेफरेंस का कीवर्ड एक लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये रेफरेंस का कीवर्ड आमतौर पे नहीं होता, लेकिन चूंकि आप .NET फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रेफरेंस का कीवर्ड वो आपको साथ लगा के दे रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जितनी भी डेटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की होनी चाहिए। अब सिस्टम की डेटा टाइप्स और जो सिंपल डेटा टाइप्स होती हैं वो सेम ही होती हैं, उसमें भी स्ट्रिंग होती है, इसमें भी स्ट्रिंग होती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसको आपने थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट में लिखना होता है। इसमें आप हैट का सिंबल यूज़ करते हैं। इंटीजर आपने क्रिएट करना हो तो उसको क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है। और आप देख रहे होगे कि स्ट्रिंग भी कैपिटल एस के साथ है। तो बाकी देखो, मैंने वो जो फॉर्म के अंदर चीज़ें रखी हुई थी, नेम, एज, नेम, ईमेल, जेंडर, स्किल्स वगैरह, वो सारे के सारे डेटा मेंबर्स यहाँ पे बनाए हैं और उनकी डेटा टाइप्स को मैंने स्ट्रिंग रखे हैं। इंटीजर की मुझे ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने कमेंट किया हुआ उसे। तो मैंने उस सब की सब डेटा टाइप्स यहाँ पे डेटा मेंबर्स के तौर पे यहाँ पे बना लिए हैं और उनकी डेटा टाइप्स जो हैं वो स्ट्रिंग, सिस्टम स्ट्रिंग हैं ये। और उसी तरह एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, जिस तरह हम बनाते आ रहे हैं। सेटर्स बनाए हुए हैं सारे के सारे, और फिर पीछे नीचे एंड पे गेटर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो सारा का सारा कोड वही है, बस सिर्फ जो डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे आपने डेटा टाइप सारी बना ली, क्लास पूरी की पूरी बना ली जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे। तो आप दोबारा माई फॉर्म में जाते हैं। माई फॉर्म में अब आपने सबसे पहले तो इस क्लास को इंक्लूड करवाना है, जो आपने पर्सन की क्लास बनाई है, जिसमें आप फॉर्म से डेटा उठा के उस पर्सन की क्लास में भी सेव करना चाहते हैं। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप क्लासेस को कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको person.h की क्लास इंक्लूड करवानी है। अब उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सबमिट के बटन में। ये सारा कोड वही है जो आप लैब मैनुअल्स में देख चुके हो। सबमिट के बटन में चले जाते हैं। ये सबमिट का बटन का क्लिक का फंक्शन है और इसमें आपने जो टेम्प्रेरी वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वो भी स्ट्रिंग हेड टाइप के हैं, यानी सिस्टम स्ट्रिंग है ये सारी की सारी, क्योंकि जो फॉर्म है सारा वो आपका सिस्टम स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा होता है। तो ये सारी की सारी आपने वैल्यूज़ गेट कर ली फॉर्म से। और यहाँ पे आप देखें, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, पर्सन की क्लास जो मैं बना के आया था person.h, ये जो क्लास बनी हुई थी इसमें भी सारी की सारी सिस्टम स्ट्रिंग यूज़ हुई है। पर्सन की क्लास बनाई मैंने। अब यहाँ पे GCNew का कीवर्ड आप यूज़ करते हैं नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। और जो जो फील्ड्स मैंने यहाँ ऊपर फॉर्म से गेट की हैं, उन्हीं फील्ड्स को इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास कर दिए। तो यहाँ पर्सन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज सेट हो जाएंगी। तो ये आप कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। अब आप पर्सन का कोई इंस्टेंस अगर क्रिएट करते हैं, पर्सन की क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद उसका कोई फंक्शन भी आप कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पर्सन की क्लास के बाद एक और क्लास बनाई है सेकंड पर्सन के नाम से। मैं चाहता हूँ कि इस पर्सन की क्लास में तो फॉर्म फॉर्म से डेटा उठा के पर्सन की क्लास में सेव करवा दिया, और सेकंड पर्सन भी एक क्लास है जिसमें पर्सन सेट हो रहा हो। ये उसकी हेडर फाइल है सेकंड पर्सन। इसमें मैंने पर्सन की क्लास को इंक्लूड करवा लिया है और ये भी एक रेफरेंस क्लास है। इसमें मैंने
पर्सन का ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना था। सेकंड पर्सन में मैंने जो सिंपल पर्सन वाली क्लास है इसका ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना था, तो मुझे इसका डाटा मेंबर बनाना है। पर्सन एज अ प्राइवेट डाटा मेंबर मैंने उसका बनाया है, और ये भी हैड सिंबल के साथ है। सारा सिंटैक्स वही है जैसे इसमें हैड एक इंट्रोड्यूस हो गया, हैड सिंबल आपने डाल दिया। उसके बाद आपने एक सेट पर्सन का सेटर बनाया, उसमें पर्सन का पैरामीटर ही रिसीव करेगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमने दिस डॉट पी दिस ऑफ पी इक्वल्स टू पी सेट कर दिया। तो यानी सेकंड पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन है उसका डाटा मेंबर आप स्टोर करवा रहे हैं। तो फॉर्म में भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। फिर पहले मैंने पर्सन का इंस्टेंस क्रिएट किया है जिसमें मैंने वो फॉर्म से वैल्यूज़ लेके उसमें सेव करवा दी हैं। फिर उसके बाद मैंने सेकंड पर्सन का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, और सेकंड पर्सन के इंस्टेंस से मैंने फंक्शन कॉल कर दिया उसका सेट पर्सन वाला, उसमें पी को मैंने सेंड कर दिया यहाँ पे। तो पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन के सेटर्स में जाके सेट हो रहा है। तो ये आपस में क्लासेस अब कम्युनिकेट कर रही हैं ना। एक फॉर्म की क्लास है, ये आपकी फॉर्म की क्लास के अंदर जो बाकी रिमेनिंग क्लासेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। आपने एक पर्सन की क्लास बना ली है, पर्सन की क्लास में फॉर्म का डाटा सारा सेव करवा दिया यहाँ पे। फिर एक सेकंड पर्सन की क्लास बनाई और सेकंड पर्सन का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया सेट पर्सन का, उसमें आप फर्स्ट पर्सन को सेंड कर रहे हैं। तो क्लासेस आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही हैं, एसोसिएशन, और अब यहाँ पे आप एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस जो शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट पॉसिबल वे कि कैसे आप फॉर्म के साथ बाकी क्लासेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबल वे ये है कि हम अपनी रेफरेंस क्लास नहीं क्रिएट करना चाहते। यानी पर्सन की क्लास जब भी आपने देखी है, ये तो एक रेफरेंस क्लास क्रिएट हुई है ना, इसमें रेफरेंस का कीवर्ड लगा हुआ है, और रेफरेंस का मतलब कि जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग्स यूज़ होंगी, जितने भी आपने डाटा टाइप्स यूज़ करनी है वो सब के सब सिस्टम डाटा टाइप्स होंगी। तो लेट्स से आप कहते हो कि नहीं मैं इस तरह नहीं करना चाहता, मैं अपनी क्लासेस को चेंज नहीं करना चाहता, जो क्लासेस मैंने बनाई है जिस तरह वो सिंपल डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए बनाई हैं उन्हीं के साथ मैं रहना चाहता हूँ, और फिर आपने उसको फॉर्म के साथ भी कम्युनिकेट करवाना है। तो फिर उसके लिए सोल्यूशन ये होगा कि आपको जो अपने फॉर्म के अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं, क्योंकि फॉर्म की डाटा टाइप्स हमेशा सिस्टम डाटा टाइप्स होंगी, अगर चाहे इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो, वो सिस्टम डाटा टाइप्स के ऊपर काम कर रहा होगा। तो आपको सिस्टम डाटा टाइप को कन्वर्ट करना है, जो आपके पास सिंपल डाटा टाइप होती है उसमें कन्वर्ट करना है, ताकि वो आपकी क्लास में जाके सेव हो सके। अब ये फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के साथ ही आप एक सिंपल क्लास क्रिएट करें, ऐड क्लास, और यहाँ पे आप ऐड करते वक्त ये मैनेज का कीवर्ड हटा दें, चेक बॉक्स अनचेक कर दें, मैनेज क्लास हमें नहीं चाहिए। यहाँ से आप एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। मैंने एक क्लास ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, सिंपल क्लास, मैंने उसका नाम रखा हुआ है सिंपल क्लास डॉट एच, ये वो क्लास है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कोई रेफरेंस का कीवर्ड नहीं है, और ये क्लास सिंपल डाटा टाइप्स को यूज़ करेगी। इसमें मैंने दो डाटा मेंबर्स बना लिए हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का है नेम और एक इंटीजर टाइप का है नम, और फिर उसके सेटर्स मैंने बना लिए हैं और एक गेटर्स भी मैंने बना लिए हैं। तो ये सेम वही क्लास है जो जिससे आप ज़्यादा फेमिलराइज होंगे, क्योंकि इसमें सिंपल डाटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं। ये वो स्ट्रक्चर जो अभी तक हम लैब में फॉलो करते आ रहे थे। तो होपफुली आपने जो अपने प्रोजेक्ट की क्लासेस बनाई होंगी वो भी इसी स्ट्रक्चर में बनाई होंगी। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको हम आगे फॉर्म में अपने कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने फॉर्म में इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। सिंपल क्लास डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करवा लिए। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं जितनी भी, क्योंकि फॉर्म के अंदर जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं वो सिस्टम टाइप की होंगी, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल डेटा टाइप्स में, ताकि हम उसे अपनी इस क्लास के साथ यूज़ कर सकें। तो जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था इनिशलाइज ग्रिड के नाम से, अगर आपको याद हो तो हमने इनिशलाइज ग्रिड के नाम से एक फंक्शन बनाया था, जो जिसका क्या काम होता है कि जैसे ही आपका फॉर्म लोड होता है तो वो डेटाबेस से सारा डाटा उठा के इस ग्रिड में ला के शो कर देते हैं। तो इसके लिए हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई थी। अब यहाँ पे हम अपनी वो सिंपल क्लास को यूज़ करते हैं। तो सिंपल क्लास की पहले हेडर फाइल तो हम ऑलरेडी इंक्लूड करवा चुके हैं यहाँ पे, उसके बाद उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब आपका डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाएगा कि आपने हमेशा पॉइंटर रेफरेंस क्रिएट करना है अपनी सिंपल क्लास का। कभी भी आप वो से विदाउट पॉइंटर इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, आपने हमेशा पॉइंटर रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना होता है। पॉइंटर रेफरेंस क्रिएट कर लिया यहाँ पे। आप इनिशियलाइज ग्रिड के फंक्शन में आ जाएं। अब आप देखेंगे हम इस क्लास को यूज़ कैसे करते हैं। आपने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई हुई है, सेम वही कोड है। डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट किया, डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया, कमांड जो उसे दी थी कि सिलेक्ट करके लाओ सारा का सारा टेबल 1 का डाटा सेलेक्ट करके लाएगा वो, और ला के रीडर में डाल देगा। अब रीडर में आपके पास सारा का सारा डाटा है। अब आप देखें कि रीडर पे हमने लूप लगाया, जब तक कि उसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई, जब तक उसमें रिकॉर्ड्स हैं तब तक ये लूप चलता रहेगा। और अब आपने जो सिस्टम स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना है अपनी सिंपल स्ट्रिंग में।
तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले वो लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे और यहाँ पे भी नेम स्पेस भी हम ऐड करेंगे, ये नेम स्पेस भी हम ऐड करेंगे। इसमें नेम स्पेस ऐड कर ली और ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली। ये हम अब अलाउ करेगी कि हम अपनी सिस्टम स्ट्रिंग को सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। तो अब उसके लिए हमारे पास वापस वहीं पे आते हैं, रीडर से अब मैंने रीड करना है पर्सन नेम को, पर्सन नेम है ना। तो जब मैं रीडर और ये सेंटेक्स लिखता हूँ तो वो मुझे हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये इतना सा कोड लिखने से जो मैंने हाईलाइट किया भाई ये मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें टू स्ट्रिंग का फंक्शन लगा के। ये टू स्ट्रिंग जो है ये अभी भी सिस्टम स्ट्रिंग की होगी, सिंपल स्ट्रिंग नहीं होगी। तो यहाँ से ये सिस्टम स्ट्रिंग में हमारे पास आ गया और ये सेंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट में इसको सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, एसटीडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, और आगे ब्रैकेट्स में आप वो वैल्यू पास करें सिस्टम स्ट्रिंग जो कि कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल स्ट्रिंग में। और मैंने उसको सिंपल स्ट्रिंग में यहाँ पे सेव करवाया है। अच्छा, अब सिंपल स्ट्रिंग के लिए अगेन फिर आपने यहाँ पे भी वो सारी की सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड करवानी है। यहाँ पे आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और ये स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे यहाँ पे भी सिंपल स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए, अदरवाइज़ ये एरर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने नेम के अंदर आप कन्वर्ट करके सेव करवा लिए सिस्टम स्ट्रिंग को सिंपल स्ट्रिंग में। उसका सिंटैक्स अगेन जो लाइब्रेरी आपने यूज़ की उसका लिखने का ये सारा का सारा सिंटैक्स है जो आपने लिखना है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने वो वैल्यू पास करनी है जो कि सिस्टम स्ट्रिंग होगी। अब यहाँ से रीडर के अंदर चूँकि हम खड़े में रीडर भी हमारे पास एक तरह से पूरा का पूरा टेबल ही होता है। अगर आप इसको विजुअलाइज़ करें तो ये एक टेबल रिटर्न कर रहा होता है, और इस टेबल में हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो पर्सन नेम का था। तो इतना सा लिखने से हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, और उसको ऑब्जेक्ट को आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें तो ये सिस्टम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सिस्टम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, उसको आपने सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नेम में सेव करवा दिया। अब आपने जो ऊपर सिंपल क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ था, पॉइंटर रेफरेंस क्रिएट किया हुआ था, उसका सेट नेम का फंक्शन कॉल करके ये नेम उसे पास कर दिया, तो वो आपकी स्ट्रिंग में जाके सेव हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने एक इंटीजर भी बनाया हुआ था। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने ये नीचे वाली लाइन लिखी हुई। फॉर एग्जांपल ये कोई इंटीजर होता तो उस केस में फिर आप क्या करते कि उस फॉर्म के अंदर तो आपके पास हमेशा सिस्टम स्ट्रिंग ही आ रही होगी, फॉर्म के अंदर हमेशा सिस्टम स्ट्रिंग ही होगी। जो भी चीज़ आप गेट करें फॉर्म से वो सिस्टम स्ट्रिंग की फॉर्म में ही होगी। तो आपको सिस्टम स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट कर लेना है सिंपल स्ट्रिंग में, और फिर सिंपल स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। फॉर एग्जांपल ये कोई इंटीजर वैल्यू थी मेरे पास, लेट्स से एज होता अगर फॉर एग्जांपल, तो एज जब जब डेटाबेस से उठ के एज आएगी रीडर में तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी, उसको आपने टू स्ट्रिंग करके सिस्टम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है और उसको अपने पास सिंपल स्ट्रिंग में सेव करवा लेना है। लेकिन चूंकि ये एज है आपको इंटीजर फॉर्म में चाहिए, तो आप ये फंक्शन लगा के स्ट्रिंग टू इंटीजर वाला फंक्शन लगा के उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके, अब ये सेट नम में मैंने इसे सेट किया हुआ है। सेट नम जो था मेरे पास क्या था, एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो इसका मतलब ये कि वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ रही है। यहाँ से आपने ये स्ट्रिंग टू इंटीजर वाला फंक्शन कॉल किया भाई यहाँ पे। तो ये सारा का सारा फ्लो बन रहा है कि कैसे आप सिस्टम स्ट्रिंग को सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर सिंपल स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपकी क्लास में कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो होपफुली इससे आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप लिस्ट वेक्टर यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर, वेक्टर यूज़ करने का भी एक तरीका है कि आप सबसे पहले ये नेम स्पेस इंक्लूड करवाएंगे जेनेरिक्स वाली, और अब फॉर्म के अंदर आपने वेक्टर यूज़ करना नहीं कर सकते, आपको लिस्ट यूज़ करनी होती है। ये भी उसी की सिमिलर फॉर्म है। आप यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिस्ट लिख देंगे, और अंदर किस टाइप की लिस्ट है, मैंने ये पर्सन टाइप की लिस्ट बनाई हुई है। तो हमेशा पर्सन के साथ आप हेड का सिंबल लगाएंगे और वेक्टर के बजाय आप लिस्ट लिखेंगे। बाकी इसके सारे ऑपरेशंस वही हैं। पुश बैक की जगह सिर्फ आप ऐड लिखोगे अब आप, और आइट्रेटर भी उसी तरह लगा सकते हैं, और फॉर ईच लूप भी जो आप वेक्टर पे लगा देते हैं वो इस पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी अपने इनिशियलाइज ग्रिड के फंक्शन में एक छोटा सा चेंज किया है इस कोड में। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली है सबसे पहले, लिस्ट या वेक्टर, ठीक है। अब चूँकि हम फॉर्म के अंदर है तो मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊँगा, वेक्टर नहीं बना सकता मैं यहाँ पे। आप सिंपल क्लास के अंदर होते तो वेक्टर बना सकते थे। वेक्टर बना लिया, किस टाइप का, पर्सन टाइप का वेक्टर बना लिया, और उसका नाम मैंने रखा है पर्सन लिस्ट। अब आप यहाँ पे आते हैं अपने इनिशियलाइज ग्रिड के फंक्शन में,
और डेटाबेस से क्यूरी की आपने, डेटाबेस से क्यूरी करके आपने सारे के सारे रिकॉर्ड उठा के रीडर में डाल दिए, रीडर से वन बाय वन रीड कर रहे हैं और यहाँ पे आ जाएं इस कोड पे। ये कोड आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखे में। अब जो रीडर से एक एक वैल्यू आप उठाते हो ना, पर्सन नेम, ईमेल, रीडर से वैल्यूज़ गेट करके आपने पर्सन के ऑब्जेक्ट में डाल दी। पर्सन नेम, ईमेल, जेंडर और जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी रीडर से गेट करके उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपने पर्सन के इंस्टेंस में पर्सन के इंस्टेंस में डाल दी और फिर उस पर्सन के इंस्टेंस को आपने लिस्ट में ऐड करवा दिया। अब इस लिस्ट के अंदर आपने आइटरेटर लगा दिया या फॉर ईच लूप लगाया और उससे एक एक वैल्यू को गेट कर रहे हो पर्सन के ऑब्जेक्ट में और वहाँ से उसके नेम वो सारी डिटेल वगैरह आप डाटा ग्रिड में एक एक रो में ऐड करते जा रहे हो। तो ये एक पॉसिबल वे है आपके पास लिस्ट को यूज़ करने का, या इन अदर वर्ड्स वेक्टर को अपने फॉर्म में यूज़ करने का। इस तरह से भी आपका एक कोडिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो दो तरह के हमने देख लिए हैं, एक सिंपल क्लास थी और सिंपल क्लास में हमने सिंपल डेटा टाइप्स यूज़ किए हैं और उसके अलावा हमने एक पर्सन की जो सिस्टम टाइप्स को यूज़ कर रही है वो क्लास बनाई है और उन दोनों को फॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके हमने देखा कि हम कैसे इनको कम्युनिकेट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी। तो दो पॉसिबल वेज आप यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्म के साथ, मल्टीपल फॉर्म के साथ मल्टीपल क्लासेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए।